जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो देखा था। हमने देखा था कि ग्राफिकली जब कोई ज़ीरो हम लोग ग्राफिकली जब किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ जहाँ वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे और उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे जितने पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब हम वापस से वो टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमने कहीं पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्टार्ट करने के पहले छोड़ा था, और वो था कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालते हैं, जैसे ax प्लस बी, इसका ज़ीरो पता करते हैं तो ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद तो x इज़ इक्वल टू आता है माइनस बी बाई ए। तो इसी x को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। माइनस बी में b जो है ये कांस्टेंट टर्म है और a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। और तब हमने क्वेश्चन के साथ इसको छोड़ा था कि क्या ऐसे ही रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी दिखाई देता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी दिखाई देता है। तब मैंने आपको आंसर भी दिया था कि हाँ, ऐसा ही रिलेशन उसमें भी होता है, बट उसके पहले हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं, ऐसा बोल के हमने टॉपिक को थोड़ा सा स्विच किया था। अब वापस हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरो और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ आते हैं क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम कैसे पता करेंगे अलजेब्रिकली, और फिर हम देखेंगे कि उसके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशंस है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ आपके लिए। p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब मैंने आपको कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता करना है तो आपको उसको ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं तो हम बोलेंगे लेट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको इसको अगर सॉल्व करना है x की वैल्यू तो हमको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड से सीखा था, उसके बाद 9th में हमने एक्सटेंड किया, अभी हम 10th में उन्हीं दोनों ईयर्स के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों को फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, बट नहीं भी आता है तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद के प्रॉब्लम्स में हम उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। अब 8th स्टैंडर्ड में मैंने आप लोगों को 4 अलग अलग मेथड्स बताई थी कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने सबसे पहला मेथड आपको बताया था कि सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स में से कोई कॉमन फैक्टर आता है क्या। अगर कॉमन फैक्टर आता है तो पहले तो आपको उसी से फैक्टराइज करना पड़ेगा। फिर सेकंड मेथड देखा था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होता है तो आपको सेकंड मेथड में रीग्रुपिंग वाला मेथड करना है। रीग्रुपिंग में मैंने आपको बताया था कंडीशन के मिनिमम 4 टर्म्स होगी तो रीग्रुपिंग होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड मैंने बताई थी आपको यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कंडीशन थी कि पहला और लास्ट यानी लीडिंग टर्म वो होता है जिसकी डिग्री होती है, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहता है उसको हम लीडिंग टर्म कहते हैं। तो लीडिंग टर्म और कांस्टेंट टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये तीसरी मेथड थी, तो वो आइडेंटिटी में बैठ सकता है। फिर फोर्थ मैंने बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जब फेल हो जाते हैं तो फोर्थ इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हमारे पास थी। वन बाय वन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी मेथड फिट बैठती। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि तीनों भी टर्म्स के अंदर में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऑल दी कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स आर मल्टीपल ऑफ 2। सो 2 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओवर हियर। तो पहली मेथड यहाँ पे अप्लाई होगी टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। सो लेट अस टेक 2 एज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितने ज़ार 8 आएगा 4 ज़ार, और यहाँ पे 2 कितने ज़ार 6 आएगा 3 ज़ार इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये पहला मेथड हो गया। लेकिन फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का तभी कंप्लीट माना जाएगा जब लीनियर फैक्टर्स आएंगे, यानी डिग्री 1 वाले फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पे 2 कांस्टेंट नंबर है, 2 को हम फैक्टर नहीं मान सकते हैं, फैक्टर लीनियर पॉलिनोमियल ही होने चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब अभी भी इसका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट मेथड क्या होगी यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए, देखते हैं फिर से। भी कॉमन तो नहीं निकलेगा, रीग्रुपिंग देखना है तो देयर आर 3 टर्म्स, नो रीग्रुपिंग इज़ पॉसिबल। देन
आइडेंटिटी, तो फर्स्ट टर्म इज़ परफेक्ट स्क्वायर बट द लास्ट टर्म इजेंट, देयरफॉर यहाँ पे आइडेंटिटी भी नहीं लगेगा. सो लास्ट मेथड वुड बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पर अभी 1 है, तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको साइड में लिखते हैं 3 1 जार 3. और इसके हम फैक्टर्स ढूंढेंगे इस तरह से कि उन फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म बनना चाहिए, जिसको मैं साइन के साथ यहाँ साइड में लिखूँगा. यानी अभी मुझे 3 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -4 बनेगा. सो व्हाट आर दोज, दैट इज़ 3 × 1, 3 1 जार 3. अब रही बात साइन एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म का साइन होता है वो साइन हमको इन दोनों में से बड़े नंबर को लगाना होता है. तो यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है, मैंने इसको साइन लगा दिया. अब 1 का साइन क्या आएगा वो हमको डिसाइड करना है. अब देखें, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो -3 आता है, जबकि हमको यहाँ पे +3 चाहिए. और -3 में +1 करोगे तो -2 आता है, जबकि हमको यहाँ -4 चाहिए. मतलब यहाँ 1 का साइन पॉजिटिव दोनों भी इसमें अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो 1 को साइन दे देते हैं नेगेटिव. अब चेक करते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 करोगे तो +3 बनेगा, -3 -1 करोगे तो -4 बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 अभी फिट हो रहा है, तो यहाँ पे रखते हैं 2. यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को हमको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, जिसको इस हिसाब से हम रखेंगे. यहाँ पर x लगा देंगे, तो ये आएगा -3x, ये आएगा -1x, 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पे आया -x, +3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. अब यहाँ पर और यहाँ पर 4 टर्म हो गए, तो मैं यहाँ रीग्रुपिंग कर सक रहा हूँ. तो स्प्लिटिंग टर्म का एक्चुअली उद्देश्य यही है कि 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना, सो दैट हम रीग्रुपिंग कर सकें, यानी सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन की लगा सकें. यहाँ पे वो हो गया है. नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ पर 3 बचा. अब यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है. जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो 1 आती है. अब हमको साइन देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है. तो साइन का एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो हमको इस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म और पहले ब्रैकेट का लास्ट टर्म, इसकी साइन ऑब्जर्व करनी होती है. ये साइन अगर सेम है तो हम पॉजिटिव बाहर लेंगे, ये साइन अगर डिफरेंट है तो हम नेगेटिव बाहर लेंगे. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो साइन ऑपोजिट है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा. अब मैं ब्रैकेट के अंदर बाकी के टर्म्स लिखूँगा, तो बाकी के टर्म्स लिखते हो तभी, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन बाहर लिया हुआ है तो अंदर सबकी साइन चेंज करनी होगी. ठीक है, तो अभी -x का ये हो जाएगा +x, ये +3 का -3 हो जाएगा. इस तरह से ये 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं जिसको हम बाहर लेंगे, तो ये आएगा 2 इन ब्रैकेट x -3, दूसरे ब्रैकेट में ये बचेगा x -1 इज इक्वल टू आएगा 0. ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेथड अच्छे से आए. सब्सिक्वेंटली आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे फैक्टर्स बन गए, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है. देखो x -3 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, x -1 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, देयरफॉर यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ चुके हैं. सो x -3 एंड x -1 आर कॉल्ड एज लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6. ओके, अब यहाँ पे 2 का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में आगे के वीडियोस में बात करूँगा. अभी के लिए इसको समझिए कि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है. नाउ अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 0. वैसे 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, लेकिन 2 का वैल्यू 0 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा. अब हम देख रहे हैं कि इन 2 नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर 0 होना चाहिए, ताकि इन सभी का प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0. इसका मतलब एक तो x -3 0 है और x -1 इज इक्वल्स टू 0 है. कौन सा 0 है हम नहीं जानते, तो हम दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं. तो हो सकता है एक तो x इज इक्वल्स टू 0 हो, सॉरी x -3 इज इक्वल टू 0 हो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3. हो सकता है x -1 इज इक्वल टू 0 हो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1. ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देखो, मुझे x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1 मिला.
अगर आप x के जगह पे 3 रखते हो इस पॉलिनोमियल में तो आप देखोगे कि आपका आंसर 0 आता है वैल्यू, मतलब कि 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x के जगह 1 रखते हो और फिर सॉल्व करते हो तब भी आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिलेगा, मतलब अगेन 1 विल बी कॉल्ड एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप एक बार वेरीफाई करके देखना, ठीक है, एज अ होमवर्क ले लो लगे तो। सो नाउ वी हैव 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे आपने देखा कि 2x + 3 था, हमने 0 से इक्वेट किया तो 2x = -3, x = -3/2। फट से आंसर आ गया क्योंकि उसकी डिग्री 1 थी, फटक से हो जाता है। यहाँ पे डिग्री 2 है इसलिए पहले हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो फैक्टर्स आएंगे उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा और इस हिसाब से हमको उसके ज़ीरोज़ मिलेंगे। सो नाउ यहाँ पर हम सॉल्व करते करते ज़ीरोज़ तक तो पहुँच गए। अब हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ तो हमारे पास में है, इनका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ कैसे आता है ये हमको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, तो अभी के लिए मैं इन ज़ीरोज़ को एक नाम दे देता हूँ जो कि अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना होते हुए ग्रीक अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना होते हुए ग्रीक अल्फ़ाबेट होंगे, और ग्रीक अल्फ़ाबेट में मैं लूँगा अल्फ़ा = 3 एंड बीटा = 1। तो ये होते हैं इसके ज़ीरोज़। लेट अल्फ़ा = 3 एंड बीटा = 1 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हुए अल्फ़ा और बीटा। बोले सर अभी अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आ गए? आए कहीं से नहीं है, 2 ज़ीरोज़ थे, दोनों ज़ीरो के लिए x लिखा हुआ था, कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हमने इसको 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट से नोटिफाई कर दिया। बोले सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्यों नहीं लिए, ग्रीक ही क्यों लिए? क्योंकि हमको टेक्स्ट बुक में ग्रीक अल्फ़ाबेट से दिया हुआ है, इसलिए हम ग्रीक अल्फ़ाबेट से लेते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा दैट इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप कैसा होगा। तो यहाँ पे लास्ट लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर में हमने जो ज़ीरो देखा था वो एक ही आया था, -b/a। सो देयर वाज ओनली वन रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ होने की वजह से हम 2 टाइप के रिलेशंस देखेंगे। कैसे कैसे? तो पहला हम देखते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़। पहला हम देखेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, तो सम में मैं लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा का मैंने सम किया तो सम कितना आएगा? तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो वो आता है 4। अल्फ़ा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 करोगे तो 4 आएगा। तो बोले सर अभी ये 4 का रिलेशन क्या है? तो अब आप देखिए, क्या मैं 4 को 8/2 ऐसा लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हो, लेकिन क्यों? तो थोड़ा सा रुकिए मैं बताता हूँ। क्या मैं अब इस 8 को -(-8)/2 ऐसा लिख सकता हूँ? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8/2 यानी फिर से -(-8/2) एक ही मतलब रहेगा, यानी आंसर आएगा 4। बोले सर ठीक है आप लिख सकते हो, बट ऐसा क्यों? अब इसलिए क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पे लिया था, इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ ax² + bx + c, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू जो है -8 है, और c का वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब मैंने इसको -(-8) लिखा तो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 4 से रिलेटेड यहाँ पे एक तो 2 था और एक तो 8 था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि 4 को मैंने 8/2 जब लिखा तो यहाँ पे मैंने b का एंट्री करवा दिया, और 8 को जब मैंने -(-8) लिखा तो मैं श्योरली यहाँ पे -8 के जगह पे b लिख सकता हूँ। तो ये माइनस बाहर का माइनस वैसा ही रहेगा, तो जो बाहर का माइनस है वो वैसा ही रहेगा। ये वाला जो -8 है उसके जगह पे मैं क्या लिखूँगा? b, क्योंकि b का वैल्यू -8 है, और /2। तो 2 की वैल्यू किसके लिए है? a के जगह पे है, तो जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? a। इस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? -b/a। तो
तो ये पहला रिलेशन हुआ कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस व्हाट इज़ बी, इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद रखने में दिक्कत जाएगी, ठीक है, याद नहीं रहेगा, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लीनियर पॉलिनोमियल में डायरेक्ट ज़ीरो का वैल्यू माइनस बी बाई ए आया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बी यानी कांस्टेंट टर्म था, वहाँ पर बी यानी कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पे बी यानी मिडिल टर्म है यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो हमको रिलेशनशिप देखना था ज़ीरोज़ में, तो पहला रिलेशनशिप हमने देखा कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आता है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको पहले वीडियो में समझ में ना आए कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जैसे आगे के वीडियोज़ आप आगे के टॉपिक पे देखोगे तो इनका जब बार बार यूज़ होगा तो आपको वो यूज टू हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके ज़ीरोज़ कैसे पता करते हैं। और ज़ीरोज़ में दो टाइप के रिलेशन हम देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़, दूसरा देखेंगे अभी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। जब हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ करते हैं तो दोनों भी ज़ीरोज़ को जब आप सम करोगे तो हमेशा उसका वैल्यू आपको ऐसा नज़र आएगा नेगेटिव बी बाई ए, यानी आप बिना ज़ीरोज़ पता करें पॉलिनोमियल पर से ही उनके सम के बारे में आप बता सकते हो कि वो माइनस बी बाई ए आएगा। अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ लेता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू आती है 3 और बीटा की वैल्यू आती है 1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 से रिलेटेड आपको कौन सी वैल्यूज़ दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ये 6, तो इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इस 3 को 6 से डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं 3 को 6 से डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। अब आप पॉलिनोमियल में फिर से ऑब्जर्व करोगे तो 6 के जगह मैं ले सकता हूँ c और 2 के जगह ले सकता हूँ a, तो यहाँ पर मैं 6 के जगह पे लूँगा c और 2 के जगह पे लूँगा a। तो इस तरह से मेरे पास एक और रिलेशन आ गया दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ पे आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये होते हैं दो रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं इसको पूरा मिटा के आपको फाइनल जो कंक्लूजन है इसको सम अप करके बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देखिए कि एक जनरल फॉर्म में हमने पॉलिनोमियल लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने रिलेशन लिखा कि अगर इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ आते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा नेगेटिव बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। अब आपको इसको याद रखना है किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता सकता हूँ तरीका आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ वे टू कीप इट रिमेंबर्ड। ओके, ये रहेगा। आप देखो दोनों भी रिलेशन में डिनोमिनेटर में ए कॉमन है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में भी कॉमन है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि पहले सम आएगा और बाद में प्रोडक्ट आएगा। तो अब सम और प्रोडक्ट, पहले सम आया है बाद में प्रोडक्ट आ रहा है, ये अगर आपको याद हो गया है। डिनोमिनेटर में दोनों के ए आएगा, ये भी आपको याद हो गया है। अब आपको याद रखना है ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद बी आएगा और उसके बाद सी आएगा। तो यहाँ पे सम में पहले बी आएगा और प्रोडक्ट में सी आएगा, सम में पहले बी आएगा और प्रोडक्ट में सी आएगा। अब रही बात साइन की, तो साइन हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव फिर उसका ऑपोजिट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। अब इस तरह से अगर आप इसको बनाने की कोशिश करो तो कैसे बनेगा बिना देख के, तो मैं बोलूँगा कि पहले क्या आता है सम या प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे सर सम, तो सम में लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ए आने वाला है, पहला नेगेटिव रहेगा, यहाँ तक आ गए। अब ए के बाद क्या आता है, तो बोले बी, तो यहाँ पे आ गया बी। अब बोले क्या आता है, तो बोले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ए तो डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा, नेगेटिव के बाद क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो बी के बाद क्या आएगा सी, तो यहाँ पे आ गया सी।
तो इस तरह से आपके रिलेशन ईजिली बन गए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आप बोलोगे सर इसका यूज़ क्या, तो अभी देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और यूज़ समझते हैं इसका। जैसे मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिख के कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि a का वैल्यू 3 आता है, b का वैल्यू -4 आता है, c का वैल्यू 8 आता है, बराबर है। अब मैं बोलूँ कि इसमें सम और प्रोडक्ट निकाल के बताओ ज़ीरोज़ का, मेरे पास ज़ीरोज़ तो अवेलेबल है नहीं, तो भी मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आता है -b बाई ए, माइनस वैसे ही रखा, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे मैं रखूँगा -4, a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे रखा 3, सॉल्व किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 4/3। तो आपका पहला रिलेशन आ गया, जबकि आपके पास ज़ीरोज़ नहीं थे फिर भी आपने उनका सम निकाल के बता दिया, ये इसका पहला यूज़ आ गया। अभी प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आता है c बाई ए, c कितना है 8, a कितना है 3, तो देखिए आपने ये भी निकाल लिया, बिना ज़ीरोज़ का यूज़ करे आपने सिर्फ रिलेशन लगाया और आपने सम और प्रोडक्ट पता करके बता दिया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। आगे इसके और एप्लीकेशंस हैं जो हम देखने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सम ऑफ दी ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर आपको अभी होमवर्क में ये रहेगा कि वीडियो देखने के बाद आपको अपने मन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया था, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रिलेशंस निकाल के देखना है। 2-3 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसी का आगे कंटिन्यूएशन रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए, ओके, टेक केयर, जय हिंद।